गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिस्ट्री का तीसरा क्लास द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसका आज मैं तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं। इससे पहले अब तक की कहानी आपने पढ़ी, जिसमें कि 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। फ्रांस में उससे पहले मोनार्की हुआ करती थी, जहां एक राजा का शासन होता था और राजा के पुत्र या राजा के वंशज शासन किया करते थे। 1774 में लुई 16 के राजा बनने के बाद अपनी ट्रेजेडी को एम्प्टी पाकर लुई 16 ने टैक्सेस में इंक्रीमेंट करने का सोचा और इसके परिणाम स्वरूप 1789 में ये एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद लुई 16 को अपने पद को छोड़ना पड़ा और वहाँ पे एक गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जरिए चल रही थी, ऐसे एक गवर्नमेंट की स्थापना की गई, इस्टेब्लिश की गई, एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जो कि मोनार्की तो होगी लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे उसमें एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छी तरह समझाई हैं। इसके बाद कैसे लुई 16 ऑस्ट्रिया के साथ एक गुप्त संधि के जरिए प्रयास कर रहा था कि दोबारा से वो अपने राज्य को पाले, पुरानी व्यवस्था को रिस्टोर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स फ्रांस के पक्ष में लड़े और इसी बीच में जो गीत उन्होंने गाया, मर्सेल्स, जो कि आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम बना। आगे तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में मोनार्की का समापन और रिपब्लिक का आना, यानी फ्रांस में मोनार्की का समाप्त हो जाना और एक रिपब्लिक के रूप में उभरना। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बोर्ड पर मैंने लिख रखा है जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जानने चाहिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, जानिए। तो सबसे पहले ऐसा होने के बाद जो पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ऐसी स्थिति में जब पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और नई व्यवस्था आई तो वहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या आई वो थी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्रांस के जो लोग थे वो अपने देश में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, नया सिस्टम जो डेवलप किया गया था, जो स्टेब्लिश किया गया था, उसकी रक्षा करने के लिए वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। परिणाम ये हुआ कि जो भी पुरुष थे, जो मेंस थे, वो युद्ध के मोर्चे पर चले गए और उनके घर में महिलाएं उनका कामकाज देखने लगी। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल नुकसान फ्रांस के लोगों को झेलना पड़ा। तो ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे फ्रांस इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से जूझ रहा था। दूसरी बात, पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है उस समय की कि जो पॉलिटिकल राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार थे, वो सोसाइटी के सिर्फ रिचर सेक्शन को थे। आपको मैंने इससे पहले बताया एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के डेफिनेशन के दौरान कि वोट देने का अधिकार किसको था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? वैसे लोग जो कि 3 दिनों के वेजेस के बराबर टैक्स पे कर सकते थे, यानी पैसे वाले लोग। गरीब लोग जो थे उनको ऐसा अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो इस तरह से पॉलिटिकल पावर्स जो थे वो सिर्फ रिचर सेक्शन के हाथों में ही थे। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। तो अब लोग जो थे वो अपने देश को चलाने के लिए, राजकाज को चलाने के लिए एक जगह मीटिंग होते थे, मीटिंग के लिए इकट्ठे होते थे और ऐसे जगह को पॉलिटिकल क्लब कहा जाता था। तो इस दौर में 1791 के बाद का जो दौर था, जो समय था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पॉलिटिकल क्लब्स फ्रांस में स्टैब्लिश्ड हुए, उनकी स्थापना की गई। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्लब आता है वो है जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। जैकोबिन क्लब का नाम कहाँ से आया? तो जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के सेंट जैकब के नाम से आया है, इससे वो जैकोबिन क्लब बना है। और ये अब कन्वेंट क्या है? तो कन्वेंट ये है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डेवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। ऐसी इमारत जो कि धार्मिक कार्यों के लिए दे दी जाती है। तो ऐसे बिल्डिंग्स को, ऐसी इमारत को हम कन्वेंट कहते हैं। और सेंट जैकब जो कि पेरिस के रहने वाले थे,
इनके कन्वेंट के नाम पर ही ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इसके अलावा उस समय जो महिलाएं थी, वुमेन ऑल्सो एक्टिव इन दिस पीरियड, ये महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। इसके पहले मैंने पढ़ाया आपको कि महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की थीं, वो पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आती थी, यानी उन्हें किसी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला हुआ था। तो महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड किए और उन्होंने भी जगह जगह पर अपने लिए क्लब्स बनाए, जिससे कि उनको भी बराबरी का अधिकार, पुरुषों के बराबर राइट्स मिले, खास करके पॉलिटिकल राइट्स। अब बात करेंगे हम मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे? तो जैकोबिन क्लब किसने बनाया? तो जैकोबिन क्लब बनाया गया समाज के पुअर सेक्शन के लोगों के द्वारा। सोसाइटी के वो लोग जो पुअर सेक्शन में आते थे, जो लोग पहले से पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को इक्वलिटी में लाने के लिए, लोगों के बराबरी में लाने के लिए जैकोबिन क्लब्स को बनाया। और इसमें बेसिकली जो लोग थे वो थे पुअर पीपल सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। ये वो लोग जो थे जो कि काफ़ी गरीब थे और जो कहें तो उस समय के बिल्कुल थर्ड स्टेट से भी निचला स्टेट यदि कोई होता तो उसमें थे। थर्ड स्टेट में तो सब लोग थे क्लर्की और नोबिलिटी को छोड़ करके, लेकिन जो बिल्कुल पुअर सेक्शन था वैसे लोगों ने मिल करके जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। जैकोबिन्स के लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे। मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे के लीडरशिप में जैकोबिन्स ने अपने एक क्लब बनाया, गरीब लोगों का क्लब, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए आगे डिमांड करना शुरू किया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? इनके जो सपोर्टर्स थे, दे स्टार्ट्स वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। तो इससे पहले जो पैसे वाले लोग थे, नॉबल्स, वो लोग घुटनों तक का कपड़ा पहनते थे, जिन्हें हम नी ब्रीचेस कहते थे। तो उनके विरोध में, उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, या फिर ये कहें कि मैं आपके गुलामी से आज़ाद हो गया हूँ, ऐसा दिखाने के लिए इन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनने शुरू किए, यानी लंबे लंबे पैंट जिस पे धारियाँ बनी होती, धारीदार लंबे पैंट्स को पहनना इन्होंने शुरू किया। आगे चल करके इसके वजह से जैकोबिन्स नॉन एज सेंस क्यूलोटस, इसका मतलब होता है लिटरली, इसकी मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। आगे चल करके ऐसे कपड़े पहनने के कारण इनको सेंस क्यूलोट्स कहा गया, जिसका मीनिंग होता है जिसमें ऐसे कपड़े या ऐसे लोग जो घुटनों तक के कपड़े नहीं पहनते, जिसमें घुटनों तक के कपड़े की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ऐसा इन्होंने किस लिए किया? ऐसा इन्होंने अपना विरोध जताने के लिए किया। अपने आप को स्वतंत्र दिखाने के लिए जैकोबिन क्लब के सदस्य न सिर्फ लंबे लंबे पतलून पहनते थे, लॉन्ग ट्राउज़र पहनते थे, बल्कि उसके अलावा वो लोग रेड कैप्स भी पहनते थे। हालांकि इन कैप्स को पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। ये रेड कैप्स सिर्फ वहाँ के मेन पहनते थे और वो अपने आप को, जो अरिस्टोक्रेट थे, उनसे इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए वो ऐसा करते थे कि अपने आप को स्वतंत्र दिखाने के लिए। आप सीधा समझें इस बात को। जब वहाँ पे इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना लोग कर रहे थे, ऐसी स्थिति में जैकोबिन क्लब के लोगों ने दोबारा से सिस्टम को बदलने का सोचा। एक बार और उन्होंने चाहा कि सिस्टम को बदला जाए और जो पावर्स है वो अपने हाथों में रखा जाए, जिसमें कि गरीबों को भी अधिकार मिले। जो पुअर पीपल थे, जो वीकर सेक्शन के लोग थे, उन लोगों के पास भी पॉलिटिकल राइट्स हों। ऐसी योजना बनाते हुए रॉबर्ट्सपियरे ने 10 अगस्त 1792 को जो राजा का पैलेस था, ट्यूलरीज के पैलेस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। जैकोबिन स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। दे हेल्ड द किंग एज होस्टेज। इन्होंने राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने राजा को जेल भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद
वहां पे एक बार फिर से इलेक्शन हुए। इलेक्शंस वेयर हेल्ड व्हेन इन 1792। In 1792 again elections were held in France. In this election, from now all men of 21 year got the right to vote. जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि 1792 में जो चुनाव हुए, इस चुनाव में 21 ईयर या उससे ज़्यादा के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे कोई मतलब नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टी है या नहीं है तो कितनी है, इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके पहले आपने पढ़ा कि जब एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में क्लासिफाई किया गया वहाँ के लोगों को, तो उसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। बट 1792 में जब इलेक्शंस हुए तो इसमें सारे पुरुष जो 21 ईयर या उससे ज़्यादा उम्र के थे उन सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। ये भी एक नोट करने वाली बात है, जो नया असेंबली इलेक्शन के बाद फॉर्म हुआ उसका नाम था कन्वेंशन। क्या नाम था उसका? कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। आफ्टर दैट 21 September 1792 फ्रांस abolished the monarchy and declared a republic। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक मोनार्की के रूप में हो रहा था। इससे पहले जो विद्रोह हुआ उसमें भी आपको मैंने बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्क कर रही थी, लेकिन अब 21 सितंबर 1792 से फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की खत्म हो गई। फ्रांस ने मोनार्की का त्याग कर दिया, मोनार्की समाप्त हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में उभर करके आगे आया। व्हाट इज रिपब्लिक? आप जानते हैं हालांकि रिपब्लिक के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूँगा। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल elect the government including the head of the government। रिपब्लिक एक ऐसे प्रकार की सरकार जहां पे लोग चुनाव के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, जिसमें कि उनका हेड भी शामिल होता है। यानी गवर्नमेंट का हेड तक लोगों के द्वारा चुनाव के जरिए ही चुना जाता है। किसी भी व्यक्ति को यूं ही किसी स्टेट का हेड नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे उसे चुनाव लड़कर, चुनाव जीत कर ही आना होगा। तो ऐसी व्यवस्था रिपब्लिक में होती है। तो फ्रांस में अब जो नई व्यवस्था आई वो रिपब्लिकन व्यवस्था थी, जहाँ पे जो चीफ था उसे भी चुनाव लड़कर जीत कर आने की ज़रूरत थी। और पहले से जो चली आ रही व्यवस्था थी, मोनार्की की व्यवस्था, वो अब पूर्णतः फ्रांस से समाप्त हो गई। तो फ्रांस में मोनार्की समाप्त हो गई और रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हो गई। इसके बाद जैसा कि आपने पहले जाना कि जो किंग लुई 16 था उसे जेल में डाल दिया गया था। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। ट्रिजन क्या समझ लेंगे? ट्रिजन betrayal of one's country government, यानी किसी व्यक्ति को देशद्रोह या अपने देश के साथ विश्वासघात करना, इसे हम ट्रिजन कहते हैं। देशद्रोह या देश के साथ विश्वासघात। तो इस जुर्म में वहाँ के राजा लुई 16 को मौत की सजा दी गई। इसके कुछ समय के बाद यानी 21 जनवरी 1793 के कुछ समय के बाद उनकी रानी यानी उनकी पत्नी द क्वीन मेरी एंटोनीटे, इन्हें भी मौत की सजा दे दी गई। तो इस तरह से पूर्ण रूप से मोनार्की समाप्त हो गई और रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क करने लगे, इस्टेब्लिश्ड हो गई। जिसके चीफ कौन थे? मैकमिलन रॉबर्स पियरे। आगे बच्चे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे द राइन ऑफ टेरर, यानी आतंक का साम्राज्य। अब तक आपने जो जाना, आपको लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पे तो भाई ये मोनार्की खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, चलो अब सब लोग खुशी खुशी वहाँ पे रह रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगले क्लास में आप जानेंगे कैसे रॉबर्ट पियरे ने अपने विरोधियों को खोज खोज करके मौत की सजा देनी शुरू की, और वो भी एक काफ़ी भयंकर मौत, काफ़ी
डराने वाली स्थिति में मौत, एक तानाशाह की तरह उन्होंने देश को चलाना शुरू किया। आगे और भी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले क्लास में। इससे पहले आप स्कूल बंद है, इसमें आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन घर में रह करके अपनी पढ़ाई को जरूर पूरा करें।